हेलो स्टूडेंट्स, आज एक तो हम कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी है कि अगर दो इक्वेशंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हों और तीसरी इक्वेशन का उसी से रिलेटेड थर्ड इक्वेशन है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पूछा गया हो तो कैसे निकालें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +1 ओब्लिक कॉपर। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, जबकि दिया हुआ है गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 ओब्लिक कॉपर एंड कॉपर +2 ओब्लिक कॉपर +1 आर 0.337 वोल्ट एंड 0.153 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यानी हमें कॉपर +2 आयन जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.337 वोल्ट। जब कॉपर +2 आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कॉपर +1 आयन बनाने के लिए, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है 0.153 वोल्ट। और हमसे पूछा हुआ है कि जब कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है थर्ड, वो मुझे मिल जाएगा। इफ आई सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का दिया हुआ है, तो क्या हम सीधे सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं? नो। क्यों नहीं निकाल सकते? इसका रीज़न भी एक बार नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हम डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हैं, एक इक्वेशंस की दी हुई हैं, दूसरी की दी हुई है, दोनों की डेल्टा एच जोड़ दें तो थर्ड इक्वेशन, दोनों के इक्वेशंस के थर्ड इक्वेशंस का डेल्टा एच आ जाता है। ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम नहीं कर सकते। कब हम ऐसा कर सकते हैं और कब नहीं, ये रीज़न भी बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। इक्वेशंस जुड़ेंगी तो वो प्रॉपर्टी भी जुड़ जाएगी, इक्वेशंस को घटाएंगे तो वो प्रॉपर्टी भी घट जाएगी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को ऐसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट लकीली चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी is a extensive property which is equal to -n Fe0 of the cell। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये न्यूमेरिकल गिब्स फ्री एनर्जी की सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा Z0 कैलकुलेट कर लेता हूँ, डेल्टा Z01 ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वल टू -n। n is the number of electron which is 2 there, F is the Faraday's constant and E0 0.337 वोल्ट। वोल्ट और कूलाम को गुना करेंगे, फेराडेज कांस्टेंट की यूनिट है, जूल बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन का भी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हम लिख सकते हैं -n। n यहाँ पे 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द कॉपर +2 आयन। F E0 विच इज़ 0.153 वोल्ट। वोल्ट और कूलाम को मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में एनर्जी आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा Z1, सेकंड इक्वेशन का डेल्टा Z2 निकाल लिया। अब थर्ड इक्वेशन का डेल्टा Z कैन बी डिटरमाइंड इजीली। डेल्टा Z1 में से डेल्टा Z2 अगर हम माइनस कर दें तो डेल्टा Z3 आ जाएगा। डेल्टा Z1 क्या है? -2F 0.337 माइनस डेल्टा Z2 क्या है? -1F 0.153। इसमें से ये माइनस करेंगे
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा G3 आ जाएगा 0.521 F। जे मैंने यूज़ किया है जूल के लिए। अब मेरे पास डेल्टा G3 आ गया, थर्ड इक्वेशन ये है। इसके लिए डेल्टा G3 किसके बराबर होगी? माइनस n इज 1 इलेक्ट्रॉन देयर, F E नॉट ऑफ द कॉपर प्लस 1 ओब्लिक कॉपर, विच इज इक्वल टू माइनस 0.521 F। F से F कैंसिल हो जाएगा, तो E नॉट कॉपर प्लस 1 ओब्लिक कॉपर, नाउ इट विल बी इक्वल टू 0.521 वोल्ट। इस तरह से हम थर्ड इक्वेशन का रिक्वायर्ड जो इक्वेशंस हमसे पूछी हुई थी उस इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिया। रीज़न ध्यान रहे, स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में वी कैन सब्ट्रैक्ट द डेल्टा Z नोट एंड वी कैन ऐड देम फॉर द इक्वेशंस बिकॉज it is an extensive property, but we cannot give the same treatment for electrode potential because it is an extensive property। अब हम सेल की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सेल रहता है। तो हम बात कर रहे थे सेल की। सेल तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल के बारे में बात करेंगे। दोज सेल, दोज बैटरीज विच कैन बी यूज्ड एंड थ्रो, मीन्स दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ड्राई सेल देखा होगा आपने, यूज़ किया और फेंकना पड़ेगा उसको, बाद में यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ रिचार्जेबल सेल भी आते हैं जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, दोज सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। और तीसरे टाइप के सेल हैं फ्यूल सेल, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो तब तक काम करेंगे जब तक कि आप फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे, वो कभी डेड होंगे ही नहीं। रिचार्जेबल सेल को रिचार्ज करना पड़ता है, जबकि फ्यूल सेल को कांस्टेंट सप्लाई देनी पड़ती है फ्यूल की, वो हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की। मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल के, एक ड्राई सेल है और दूसरा मरकरी सेल है, जिसको बटन सेल भी कहते हैं। कैलकुलेटर वगैरह में आपने देखा भी होगा, साइज़ में बहुत छोटा होता है, हियरिंग एड्स में, कैलकुलेटर्स में यूज़ होता है। पहले हम ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दें तो सबसे बाहर इसमें जिंक की एक कंटेनर होता है जो एनोड का काम करेगा। सेंटर में इसके ग्रेफाइट की रोड लगी हुई है जो कि कैथोड का काम करेगी। ध्यान दें कि ये कैथोड ऊपर तो मेटल कैप के साथ टच हो रही है, नीचे ये टच नहीं करेगी। इस ग्रेफाइट की रोड के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक का मिक्सचर लिया है, विच इज फर्दर सराउंडेड बाय ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, वेयर अमोनियम क्लोराइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किए जाएंगे जिंक के द्वारा, उसको कैरी करके कैथोड तक लेके जाने का काम इलेक्ट्रोलाइट का है। तो विद द हेल्प ऑफ अमोनियम आयंस यू सी इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू द कैथोड। सो अमोनियम क्लोराइड हेयर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वर्किंग में आप ध्यान से देखें कि जिंक जो है वो एनोड का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और कैथोड के चारों तरफ हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसको ड्राई रखने के लिए, मॉइस्चर फ्री रखने के लिए कोक मिलाया है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, जहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा
और डाई मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड बना देगा, यानी +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज चला जाएगा। यानी +4 से +3 गया, माने रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया, मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और ये काम कहाँ होगा? ग्रेफाइट की रोड पर, जो कि कैथोड का काम कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ अमोनियम आयंस। और साथ में अमोनिया गैस बनेगी, विच इज़ हाईली कोरोजिव गैस, इट मे कोरोड दिस सेल। इसी कारण से इस अमोनिया के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हम जिंक क्लोराइड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड? अमोनिया इज ए हाईली कोरोजिव गैस। जिंक क्लोराइड कंबाइंस विद अमोनिया टू गिव यू अ कॉम्प्लेक्स। सॉलिड है ये, अब गैस नहीं रहा, और अमोनिया को ट्रैप कर लिया उसने एक हिसाब से, और इस सेल को कोरोड होने से बचाएगा। जिंक का कंटेनर अदरवाइज तो डिस्ट्रॉय हो जाता इफ़ अमोनिया इज़ अलाउड टू लिबरेट फ्रीली, लेकिन नहीं, अमोनिया को हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग जिंक क्लोराइड। ये इसकी वर्किंग है। लेकिन ध्यान से वर्किंग में देखेंगे तो अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, क्योंकि अमोनियम आयंस अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो इस सेल का ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। दिन पर दिन जैसे जैसे अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, ये ड्राई सेल वीक पड़ जाएगा। इसका ईएमएफ, इसकी वर्किंग कैपेसिटी, इसकी टेंडेंसी, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। नस्ट इक्वेशन ध्यान करें कि आयंस की कंसंट्रेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। आप ध्यान दें, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ड्राई सेल जब समाप्त होता है, दीवार घड़ी के पीछे हम ड्राई सेल लगाते हैं, एकदम से वो नहीं रुकता। हमें तब पता लगता है जब घड़ी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा टाइम ट्रेल करना शुरू कर देती है। चल तो रही है लेकिन वो ट्रेल कर रही है, माने जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए था अब उसकी स्पीड वो नहीं रही। इसका मतलब काम तो अभी भी सेल कर रहा है, लेकिन उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, ईएमएफ है, वो कम हो गया है। ऑन द अदर हैंड, कैलकुलेटर में आपका बटन सेल लगा हुआ है, वो तब तक काम करेगा जब तक उसमें जान है। जिस दिन काम करना बंद करेगा, बिल्कुल ऑल टुगेदर बंद ही हो जाएगा। यानी उसकी वर्क एफिशिएंसी दिन पर दिन कम नहीं होती है। इसका आंसर उसकी वर्किंग में मिलेगा। जो आपने बटन सेल देखा है, छोटा बटन सेल जो कैलकुलेटर में, हियरिंग एड्स में लगता है, उसमें भी जिंक का कवर होता है, कंटेनर होता है, बीच में ग्रेफाइट की रोड होती है। मरकरी ऑक्साइड वहाँ पर हम कैथोड के चारों तरफ लेते हैं, मरकरी की रोड के चारों तरफ, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली लेते हैं। और वो हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ मिलकर जिंक, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक ऑक्साइड बनाया, और वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए ये एनोड पर ऑक्सीडेशन का काम होगा। कैथोड पर मरकरी का ऑक्साइड है। मरकरी ऑक्साइड में मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी का न्यूट्रल लिक्विड एटम बन जाएगा, और वाटर और ये ऑक्सीजन मिलकर 2 हाइड्रोक्साइड बन जाएंगी। इस बात पे ध्यान दें। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो था, जितना कंज्यूम हुआ था उतना ही कैथोड पर बन भी गया, तो उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सेम बनी रहेगी। इसका मतलब इसका ईएमएफ मेंटेन रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ। इसका ईएमएफ होता है 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट और 1.35 वोल्ट रादर देन। इसका वो जो ईएमएफ होता है वो 1.35 वोल्ट होता है, वो मेंटेन रहता है।
उसका कारण यही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम बनी रहती है। ये दो एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल के, एक ड्राई सेल जो आपने तैयार करना है और एक बटन सेल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम कोरोजन का एक टॉपिक करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। थैंक यू।